अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री का कुछ सिलेबस कवर किया है, उसके साथ साथ हमने सोशल स्टडीज का भी, जैसे कि जोग्राफी का भी हमने कुछ कवर किया है। लेकिन आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक, जो इसका पहला टॉपिक है, और इसका नाम है पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले जो दुनिया का मैप है, जो वर्ल्ड मैप है, उसको पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। चलो मैं आपको दुनिया की सैर कराता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहां से यहां तक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे यूरोप कंटिनेंट है। तो इस यूरोप कंटिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। तो यहां से आपको दिखेगा ये बेल्जियम है यहाँ से। तो बेल्जियम के बहुत सारे यहाँ पे आसपास के बहुत सारे पड़ोसी मुल्क भी हैं, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, नेदरलैंड है। तो इसके बीच में एक कंट्री है, इसका नाम है बेल्जियम। तो हमें इस बेल्जियम कंट्री की स्टोरी पढ़नी है, तब जाके हमें पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें श्रीलंका के बारे में भी पढ़ना है और इसकी स्टोरी भी पढ़नी है। तो उसके फिर हम अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, पावर शेयरिंग कंसेप्ट को। लेकिन पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पावर शेयरिंग है, ये होता क्या है। पावर शेयरिंग क्या होता है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है। पावर शेयरिंग होता है कि हम पावर को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि पावर अगर एक आदमी के पास रहेगा, तो वो जो पावर एक आदमी के पास रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोनार्की जैसा बन जाता है। मोनार्की जैसे एक पावर, अगर एक आदमी के पास हम सारा पावर देंगे तो वो समाज में खराबी करता है। तो इसलिए क्या है कि एक कंसेप्ट है पावर शेयरिंग, यानी कि हम सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी समाज में प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो अराइज नहीं हो जाती है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो इन दो कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। चलो पहले हम बेल्जियम जाएंगे। बेल्जियम के बारे में मैं आपको ये समझाऊंगा। बेल्जियम हैज 1 करोड़ पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो कंट्री आपको दिख रही है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, जो स्पीकर्स है, 59% जो वहां के लोग हैं वो डच बोलते हैं, यानी कि डच एक जबान है, तो वो लोग वही जबान बोलते हैं। तो इसके साथ साथ वहां पे जो 14% जो लोग हैं वहां पे, वो क्या काम करते हैं, वो फ्रेंच जबान बोलते हैं, यानी कि 59% वहां पे डच बोलते हैं और 40% लोग वहां पे फ्रेंच बोलते हैं। तो 1% जो स्पीकर, जो 1% लोग वहां पे है, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताया, यानी कि बेल्जियम में जो लोग रहते हैं वो 50% लोग उनमें जो है वो डच स्पीकिंग बोलते हैं और 40% लोग वहां पे फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग वहां पे जर्मन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बेल्जियम कंट्री है, बेल्जियम कंट्री एक छोटी सी कंट्री है, यानी कि हरियाणा हमारे पास एक स्टेट है और ये उससे भी छोटी सी कंट्री है, यानी कि हमारे पास जो स्टेट है हरियाणा, वो इससे कहीं गुना बड़ी है। तो इसी कंट्री के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया। अब हम इसकी कैपिटल के बारे में जानेंगे, जो बेल्जियम, इसकी कैपिटल के बारे में जानेंगे। और जो कैपिटल ऑफ द बेल्जियम इज, उसका नाम है ब्रसेल्स, यानी कि ब्रसेल्स इसकी कैपिटल है। तो चलो जानेंगे कि ब्रसेल्स में क्या है। ब्रसेल्स में जो लोग हैं, 18% जो लोग हैं वहां पे वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है वहां पे वो डच बोलते हैं। तो यहाँ पे फंडा क्या है, फंडा ये जानना है कि यहाँ पे जो ओवरऑल कंट्री, जो बेल्जियम कंट्री है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा वहां पे जो ओवरऑल कंट्री है, सबसे ज्यादा जो वहां पे लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो डच है। तो डच लोग वो है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब ओवरऑल कंट्री जो है, ओवरऑल कंट्री में सबसे ज्यादा स्पीकिंग करने वाले लोग क्या है, डच लोग हैं। तो उसके साथ अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे, जो अब हम ब्रसेल्स की बात करेंगे, तो ब्रसेल्स में सबसे ज्यादा लोग कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, वो फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज जानते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ वहां पे, यानी कि वहां पे जो लोग फ्रेंच डच बोलते हैं,
तो वो कहते हैं कि हमारे पास ही सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वहां पे सबसे ज्यादा है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, वहां पे वो डच बोलते हैं, 59% लोग। तो वहां पे जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में आती है, और मतलब ओवरऑल कंट्री की, हम अगर ओवरऑल कंट्री के बारे में हम देखेंगे तो डच लोग वहां पे मेजॉरिटी में आते हैं और फ्रेंच वहां पे माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखो अगर हम ब्रसेल्स की बात करेंगे, ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में फ्रेंच लोग आते हैं और माइनॉरिटी में डच लोग आते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यहाँ पे फंडा क्या है। फंडा ये है कि जो डच यहाँ पे जो बेल्जियम है, बेल्जियम में 59% वो लोग हैं जो डच बोलते हैं, यानी कि वहां पे डच लोग मेजॉरिटी में आते हैं। ओवरऑल कंट्री की हम बात करेंगे, लेकिन जब हम कैपिटल की बात करेंगे तो वहां पे वही डच लोग माइनॉरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में डच लोग माइनॉरिटी में आते हैं और फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में आते हैं। तो यहां से एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पे अराइज होता है, यानी कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास ही ज्यादा पावर होना चाहिए और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास ही ज्यादा पावर होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे अराइज हुआ। यानी कि यहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि लोग लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड हो रहे हैं। लोग मतलब एक लैंग्वेज के नाम पे लोग डिवाइड हो रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि मतलब जो लोग ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ज्यादा लैंग्वेज स्पीकिंग जो लोग हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए। तो यहां से ये प्रॉब्लम हो रही है कि कैपिटल में कुछ और प्रॉब्लम है तो ओवरऑल कंट्री में कुछ और प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे श्रीलंका के बारे में। हम आपको यहां से थोड़ा मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो अब हम श्रीलंका के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो श्रीलंका जो कंट्री है वहां पे भी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। वहां पे डाइवर्स का मतलब होता है कि वहां पे एक ही मजहब के लोग नहीं रहते हैं, वहां पे एक ही स्पीकिंग के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि वहां पे बहुत सारे स्पीकिंग के लोग रहते हैं। यानी कि मेजॉरिटी सोशल ग्रुप इज सिन्हाला स्पीकर्स। वहां पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले सिन्हालाज है, यानी कि सिन्हालाज वहां पे एक जबान है जो वहां पे ज्यादातर लोग वहां पे वही जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 74% लोग जो श्रीलंका में वो कौन सी जबान बोलते हैं, सिन्हाला जो जबान है वही बोलते हैं। तो और एक वहां पे क्या है, वहां पे तमिल स्पीकर्स भी हैं, वहां पे तमिल स्पीकर्स भी हैं। तो तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18%, यानी कि 18% वहां पे वो है जो वहां पे तमिल जबान जानते हैं और उसको स्पीक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो 18% है यहाँ पे, उनमें भी वो भी सब डिवाइडेड हुआ है। यानी कि जैसे कि उनमें है तमिल नेटिव्स, जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। यानी कि तमिल नेटिव्स होते हैं वो तमिल लोग जो श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं, यानी कि वो श्रीलंका में रहते हैं और कौन सी जबान बोलते हैं, तमिल जबान बोलते हैं। उनकी पॉपुलेशन 13% है। यानी कि यहाँ पे तमिल नेटिव्स का मतलब ये है कि वो बाशिंदे वो श्रीलंका के ही बाशिंदे हैं, यानी कि वो कहीं दूसरी कंट्री से नहीं आए हैं माइग्रेशन करके, वो वही के रहने वाले हो और कौन सी जबान बोल रहे हैं, वो तमिल जबान बोल रहे हैं। तो और एक ग्रुप वहां पे उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन कितनी है, 5% उनकी पॉपुलेशन है। और ये वो लोग हैं, जब आपको पता होगा जब कॉलोनिज्म था तो कॉलोनिज्म के दौर में जो अंग्रेज वगैरह थे, अंग्रेज क्या करते थे कि वो तो कॉलोनिज्म करते थे, इस्तेसाल करते थे, एक्सप्लॉयटेशन का काम करते थे। तो उन्होंने ही हिंदुस्तान में बहुत सारे मजदूरों को वहां से लाया था। कहां पे मजदूरी करने के लिए, श्रीलंका में मजदूरी करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद वो लोग अपने कंट्री में वापस नहीं जा पाए, तो उसकी वजह से वो वहीं के सिटीजन बन गए। तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 5% पॉपुलेशन है। तो वहां पे 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, 7% पॉपुलेशन वहां पे क्रिश्चियंस है, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालाज। वो दोनों जबानें जानते हैं, वो तमिल भी जानते हैं और सिन्हालाज भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है जो श्रीलंका है, श्रीलंका जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि आजाद हुआ था। और जो हिंदुस्तान था वो 1947 में आजाद हुआ था। तो 1947
1947 के बाद ही 1948 आता है, तो उसके बाद मतलब 1 साल के बाद श्रीलंका आजाद हुआ था। तो जब श्रीलंका आजाद हुआ था तो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने एक बायस्ड अप्रोच अपनाया। उन्होंने कहा कि जो वहां पे सिंहलाज है उनकी मेजॉरिटी सबसे ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो वहां के सिंहलाज है, तो उनकी मेजॉरिटी में वहां पे आती है, तो सबसे ज्यादा उन्हीं का वहां पे चलेगा। यानी कि जब वो आजाद हुए तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि बुक ऑफ द लॉज होता है, एक बुक होती है, उसमें सारा का सारा वो लिखा होता है कि ऑप्शनल लैंग्वेज क्या रहेगी, रूल्स क्या रहेंगे, रेगुलेशंस क्या रहेंगे, तो ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो श्रीलंका के लोगों ने क्या किया, तो वहां पे उन्होंने जो सिंहलाज वहां पे रहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिंहला जबान को ही यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब इसको ऑप्शनल लैंग्वेज हम बनाएंगे, सिंहलाज को हम ऑप्शनल लैंग्वेज बनाएंगे। तो इससे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि जो वहां पे तमिल लोग, जो मैंने आपको बताया था कि वहां पे तमिल्स भी रहते हैं, वो नेटिव्स भी है, और वहां पे इंडियन तमिल्स हो, तो उन्होंने आवाज उठाई कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर को शेयर करो, यानी कि मतलब आप अपने मनमाने के तरीके से हम पे फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते हो कि मतलब आपकी जबान ऐसी रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, दोनों कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, जैसे कि बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और श्रीलंका में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो इस मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कि आपको पता है श्रीलंका में सिविल वार्स हुए। सिविल वार्स क्या होता है कि मतलब लोगों ने वहां पे लड़ाई, वहां पे तशद्दुद भड़क उठा, टर्मोइल हुआ, वहां पे तशद्दुद भड़क उठा, तो उससे क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो वहां के थे उनको मार दिया गया। तो वहां पे एक बहुत मतलब एक किस्म का हम कह सकते हैं कि वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, तो खून खराबा हुआ, खूनरेजी हुई, तो वहां से क्या हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने श्रीलंका को छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे तमिल लोग ऐसे थे जो सिन्हा के साथ लड़ रहे थे, वहां पे वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो अपने लैंग्वेज के लिए लड़ रहे थे, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस स्टोरी दो कंट्री के बारे में जो मैंने आपको बताया, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, मैंने अपने तरीके से बहुत सारा अच्छी कोशिश की है कि आपको समझ आए। आई होप कि आपको ये मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये जो बेल्जियम है और श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो वार चल रहा था वो लैंग्वेज पे वार चल रहा था कि वो पावर पे मतलब वार चल रहा है कि पावर किसके पास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉब्लम अराइज हुई बोथ बेल्जियम में और श्रीलंका में। तो कहने का ये मतलब जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इन दो कंट्री में आपको पता चला कि पावर को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो वहां से क्या हुआ, वहां से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए, वहां से लड़ाई हुए, झगड़े हुए। तो वहां से क्या हुआ, जो बोथ कंट्री, जो दो कंट्री है, दोनों कंट्री में अमन और पीस शांति नहीं रही। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि इससे हमें यह पता चला है कि अगर हमें एक कंट्री में अमन रखना है, एक कंट्री में पीस रखना है, एक कंट्री को अच्छी तरह से डेवलप करना है, एक कंट्री में बहुत सारे मतलब ममालिक के लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब डाइवर्स कंट्री होती है, हर एक ऑलमोस्ट जितने भी कंट्री दुनिया में है वो सबके सब डाइवर्स कंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक कंट्री को मतलब पीसफुली इसको चलाना है, तो हमें क्या करना है, हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि हमें हर एक आदमी को अपना अपना राइट देना है, हर एक कंट्री को अपना अधिकार देना है, अपना हक देना है, तब जाके वो कंट्री डेवलप कर सकती हो। और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके पास राइट टू स्पीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि हर एक कम्युनिटी को अपना अपना हक मिले। तो एग्जांपल मैंने आपको बताया श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। चलो अब हम पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी कि अगर पावर शेयरिंग है तो पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पॉइंट नंबर 1 है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी कि एक कंट्री में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो इन सोशल ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए, इन
जो वहां पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उस कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। यानी कि जब हम हर एक आदमी को पावर देंगे, जब हम हर एक कम्युनिटी को पावर शेयरिंग देंगे, तो तब जाके पॉसिबिलिटी बनती है कि उस कंट्री में कन्फ्लिक्ट नहीं अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि अगर पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखना है, उसको अपने मयार में रखना है, तो हमें क्या करना है, हमें पावर शेयरिंग को पावर शेयर करना पड़ेगा। यानी कि हमें पावर को हिस्से करने, हर एक को अपना अपना पावर देना ही होगा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि मतलब अगर हम पावर को शेयर करेंगे, लेकिन वो कौन सा तरीका होगा कि हम इसको मतलब शेयर करेंगे। ठीक है, तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हम पावर को बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में इसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। हम एक एक करके इसको समझेंगे। देखो, पहले होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता है जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो कानून बनाने वाले होते हैं, वही कानून बनाते हैं। ठीक है, तो वो कानून बनाते हैं, एक मुल्क में वो कानून बनाते हैं। चलो हम एग्जांपल लेके हिंदुस्तान की, अगर हिंदुस्तान में हम जाएंगे, हमारे पास पार्लियामेंट होता है, वहां पे पार्लियामेंट मेंबर जाते हैं, तो वहां पे वो कानून बनाते हैं और कानून को खत्म भी करते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो कानून बनाते हैं, वो कानून जो बनाते हैं वो सारी कंट्री के लिए वो पावर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो कानून को फॉलो करते हैं। यानी कि लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, तो इस कानून को फॉलो करवाने वालों को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद होता है जुडिशरी। जुडिशरी होता है जो लॉ वगैरह होता है कंट्री में, उसको जुडिशरी बोलता है। तो ये तीनों जो है, चाहे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो हम इसको बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल में होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब होता है कि ये एक ही सतह में होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही। लेकिन हर एक के पास अपना अपना पावर होता है। लेजिस्लेचर का अपना पावर होता है, एग्जीक्यूटिव का अपना पावर होता है और जुडिशरी का अपना पावर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये अपनी तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एग्जीक्यूटिव अपने मनमाने तरीके से पावर इस्तेमाल करेगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। जुडिशरी अपने मनमाने से पावर का इस्तेमाल करेगी तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो पावर होता है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड होता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे डिपेंड होता है। उससे क्या होता है, जो पावर होता है वो बैलेंस में रहता है। उसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि लेजिस्लेचर कभी एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव कभी लेजिस्लेचर को चेक करता है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करता है और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो पावर बैलेंस में रहता है। यानी कि एक ही आदमी के पास जो एक आर्गन होता है, एक आर्गन के पास सारा पावर नहीं रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। यानी कि हम पावर को लेवल में भी, मतलब जो गवर्नमेंट की लेवल्स होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसमें भी हम उसको शेयर करते हैं। देखो, आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि क्या आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में आपने पढ़ा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट इसको उर्दू में बोलते हैं वफाकी हुकूमत। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट वो हुकूमत होती है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट होती है और उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे यूनियन गवर्नमेंट होती है, या उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है कि पावर जो होता है, जो हुकूमत होती है, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, और उसके साथ साथ होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने कानून बनाता है, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाता है। ठीक है, आपको यह भी पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो यूनियन लिस्ट में कानून बनाता है। जैसे कि हमारे पास कम्युनिकेशन होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन पे ये काम करता है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन जो होता है उस पे ये काम करता है। ठीक है, इसी तरह जो करेंसी होता है उस पे ये काम करता है, और डिफेंस वगैरह जो होता है उस पे यूनियन गवर्नमेंट काम करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। तो इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी क्या होती है कि उनके पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं
कुछ ऐसी लिस्ट होती है जिनपे वही स्टेट गवर्नमेंट की कानून बनाती है, उसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी अपनी तरीके से ऑटोनोमस गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऐसे क्लियर करूंगा कि जो हमारा जे एंड के है, जे पहले स्टेट था। ठीक है, जब हमारे पास स्टेट था तो हमारे पास 370 आर्टिकल भी था। ठीक है, तो ये जो जे था एक स्टेट थी, तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारे पावर्स थे, यानी कि हम उस वक्त कोई भी कानून अपनी असेंबली में बना सकते थे। लेकिन जबकि अब हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि हमारे पास अब वो ऑटोनॉमी नहीं रही है, अब हम यूनियन टेरिटरी में चेंज हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर होता है जो उस पावर पे काम करती है और असेंबली में उसमें कानून वगैरह पावर बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना होता है, तो उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा कंसेप्ट है पावर शेयरिंग, यानी कि यहाँ पे भी पावर को क्या होता है, पावर शेयर हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो पावर को हम बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम शेयर करते हैं। जैसे कि कम्युनिटी ग्रुप्स, तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एक समाज में जिनके पास अपना अपना पावर होता है, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।